राजस्थान के सवाई माधोपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें दो बाघिनों के बीच भिड़ंत हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। बताया गया कि इलाके पर कब्जा जमाने की जंग उनके बीच पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस बार उनका आमना सामना जमीन के बजाय पानी में हुआ और फिर दोनों एक दूसरे को मारने पर तुल गईं। इसी बीच एक बाघिन ने दूसरी को पानी में डुबो दिया। उसे पानी में डुबोने के बाद वो बाघिन उस पर थोड़ी देर तक चढ़ी रही ताकि पानी के अंदर ही उसका काम तमाम हो जाए, लेकिन उसकी ये चाल नाकाम रही और दूसरी बाघिन ने जोरदार पलटवार किया। उसके इस हमले ने लड़ाई को खत्म कर दिया और दोनों अपने अपने रास्ते चली गईं। सौभाग्य की एक बात यह कि जंगल का कानून यही है, वहां बाघ बाघिन या दूसरे लड़ाकू जानवर ताकत के दम पर इलाके में दबदबा कायम करने के लिए एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं ताकि उनका पेट भरने के लिए शिकार की कोई कमी न रहे, उसमें कोई हिस्सा न बटाए। वहां रिश्ते नहीं देखे जाते। अभी रणथंभौर के जंगल में जिन दो बाघिनों के बीच जंग आपने देखी वो एक ही मां की पेट से पैदा हुई हैं और पहले भी कई बार लड़ चुकी हैं। हम लोगों के लिए जंगल की ये जंग बड़ी रोमांचक हमें लगती है, लेकिन हम जमीन जायदाद या मामूली सी बात पर एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं, तब हम खुद इन्हीं जंगली जानवरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। भूल जाते हैं कि हम में और जानवरों में कोई अंतर भी है। हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए सेना ने कई छोटे हथियार और जंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बनाए हैं। इनमें फौजियों के पहनने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर मशीन पिस्टल तक शामिल है, जो न केवल सेना की जरूरतों को पूरा करेंगी बल्कि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता भी कम करेंगे। उपकरण आमतौर पर 8 से 10 किलो वजन वाली जैकेट की जगह लेने के लिए सेना ने करीब 2.5 किलो वजन वाली जैकेट बनाई है, जो हर तरह की गोली से जवान को बचा लेगी। खास तरह के जूते बनाए गए हैं जो बारूदी सुरंग के धमाके से भी जवानों को बचा लेंगे। बेहद हल्का हेलमेट भी बनाया गया है जो सर्दी में जवानों को गर्म रखेगा और गर्मियों में ठंडक देगा। इसके अलावा स्नाइपर गन से निकली गोली को भी झेल लेगा। 9mm पिस्टल की जगह लेने के लिए सेना ने खास मशीन पिस्टल तैयार की है जो बेहद हल्की है। ये है देश की पहली मशीन पिस्टल। 9mm गोलियां इसमें रहती हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि ये इतनी कॉम्पैक्ट है कि इसको बड़ी आसानी से कॉक किया जा सकता है, टारगेट कर सकते हैं, फायर। सेना ने ऐसे ड्रोन भी बनाए हैं जो बिना जीपीएस के चल सकते हैं। ऐसे माइक्रोकॉप्टर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशनों में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। जीपीएस सिस्टम नहीं है तो जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में ये काम कर सकता है। इसमें ऑनबोर्ड सेंसर्स हैं जो कि ऑब्स्टिकल को अवॉइड करते हैं। स्वदेशी तकनीक पर आधारित रडार और जैमर भी बनाए गए हैं जो दुश्मन के ड्रोन को देश की धरती पर पहुंचने ही नहीं देंगे। कैमरा के थ्रू, जो कि इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर की रेंज है, उस पर आप टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सभी वो उपकरण हैं जो सेना की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। देश में बने होने के कारण ये भरोसेमंद भी हैं और इन्हें बनाते वक्त फौजियों की हर चुनौती का खास ध्यान रखा गया है। यही नहीं, रक्षा के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की कमेटी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के सौदे की मंजूरी दी। पूरी तरह से भारत में बना तेजस चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसमें अति आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। आवाज की गति से भी दुगनी रफ्तार से उड़ान भरने वाले तेजस की अधिकतम रफ्तार 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही नहीं, एक बार ईंधन भरने के बाद 3850 किलोमीटर तक उड़ान भरने की इसकी काबिलियत है और हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी तेजस में है। सबसे अहम बात यह कि तेजस कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाने वाला लड़ाकू विमान है जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी पूरी तरह माहिर है। तेजस में एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट के अलावा लेजर गाइडेड मिसाइल भी लगाई जा सकती है, जिनके जरिए हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल दागना बेहद आसान है। तेजस में आधुनिक रडार और मिसाइल जैमर भी लगाए गए हैं। हालांकि तेजस पहले से भारतीय वायुसेना के पास है, लेकिन इस बार जिन 83 विमानों का सौदा किया गया है वो तेजस का सबसे नया और ताकतवर वर्जन है। सौभाग्य की एक बात यह कि देश की सुरक्षा के लिए सेना का मजबूत होना जरूरी है। सेना की ज्यादातर जरूरतों के लिए अभी हम दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे, जिसका नुकसान ये था कि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा देश के बाहर चला जाता था। अब सेना के लिए जरूरी साजो सामान और हथियार देश में ही बन रहे हैं तो इससे दोहरा फायदा है। एक तो सेना को दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और देश में ही रक्षा उद्योग फलेगा फूलेगा तो इससे हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। दिल्ली में शर्तों के साथ सोमवार से स्कूल खुलेंगे। दिल्ली सरकार ने सोमवार से स्कूल खोलने का फैसला लिया। हालांकि बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल की तैयारियों के लिए अभी 10वीं और 12वीं क्लास के छात्र ही स्कूल जा सकेंगे और इसके लिए छात्रों के माता पिता की मंजूरी जरूरी होगी।
यूपी के बरेली में एक लड़की ने शादी का झांसा देकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने अश्लील वीडियो के जरिए 5 लड़कों पर गैंगरेप का भी आरोप लगाया। जब लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने अश्लील वीडियो वायरल कर दिए। खालिस्तान की मांग करने वाले संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने फिर जहर उगला और 26 जनवरी को इंडिया गेट पर खालिस्तान का झंडा फहराने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, खबर है कि किसान आंदोलन के बीच सरकार को शक है कि खालिस्तान समर्थक किसी बड़ी साजिश में जुटे हुए हैं। थाईलैंड ओपन में के श्रीकांत ने जीत के साथ दूसरे दौर में एंट्री कर ली, जबकि पी कश्यप और समीर वर्मा टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दिल्ली में फास्टैग के ट्रायल के दौरान जबरदस्त लापरवाही दिखी, जिसकी वजह से लोगों को घंटों जैम से जूझना पड़ा। टोल प्लाजा पर कैशलेस पेमेंट के लिए गाड़ियों पर फास्टैग लगवाया जाता है, जिसका ट्रायल नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर हुआ, लेकिन बदइंतजामी की वजह से वहां पर लंबा जैम लग गया, क्योंकि लोगों को सही जानकारी देने वाला वहां कोई नजर ही नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और जो गाड़ियां आगे बढ़ पाईं वो भी रेंगती रहीं। हर कोई यहाँ परेशान है, घंटों से लोग कतार में खड़े हैं कि किसी तरह से एक बार टैक्स कट जाए तो वो यहाँ से बाहर निकल पाए। लापरवाही का आलम यह था कि जिन गाड़ियों को रोका गया उनके ड्राइवर फास्टैग लगवाने के लिए घंटों धक्के खाते रहे, क्योंकि उन्हें किसी ने सही बात नहीं बताई थी। मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ, कोई बताने को तैयार नहीं। वहाँ जाओ तो नीचे भेजते हैं, फिर वहाँ से फिर ऊपर जाओ। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही फास्टैग ट्रायल के बारे में ट्वीट करके जानकारी दे दी थी, लेकिन उसका कोई भी पुलिस वाला वहां नहीं दिखा। एमसीडी के कर्मचारियों ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उनकी ड्यूटी केवल ये देखना है कि लोगों से कैश न लिया जाए। हमें जो ड्यूटी दी गई कि आप ये देखिए यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं है, वो देखना हमने दरअसल, बाकी इतने। दिल्ली और नोएडा के बीच रोजाना आने जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और टोल प्लाजा पर कैशलेस यात्रा के लिए किए गए फास्टैग ट्रायल में प्रशासन के सारे इंतजामों की पोल खुल गई, जिसका भुगतान लोगों को पैसे और पसीना बहाकर करना पड़ा। सौ बात की एक बात यह कि दिल्ली की सीमा में जो कमर्शियल गाड़ियां आती हैं उनसे दिल्ली नगर निगम टैक्स वसूलता है। ये टोल टैक्स नहीं है, नगर निगम का टैक्स है, जिसकी वसूली भी बैरिकेड लगाकर की जाती रही है। इसी वजह से दिल्ली नोएडा ने ही नहीं बल्कि दिल्ली के दूसरे बॉर्डर पर भी जाम लगता है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर फास्टैग से टैक्स वसूलने का जब ऐलान हुआ था, तभी यह तय किया गया था कि दिल्ली नगर निगम के टोल बूथ पर भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। योजना हम सबकी सुविधा के लिए थी, लेकिन इसके ट्रायल में ही जिम्मेदार एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी की वजह से मुसीबत का यह सबब बन गई। समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप से घिरे डोनाल्ड ट्रंप को फेसबुक और ट्विटर के बाद अब यूट्यूब ने भी बड़ा झटका दे दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि यूट्यूब ने आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री की वजह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चैनल को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। यही नहीं, यूट्यूब ने ट्रंप के चैनल के कुछ वीडियो डिलीट करने के साथ उन्हें चेतावनी भी दी। इससे पहले ट्विटर ने अमेरिकी संसद में हुई हिंसा के बाद ट्रंप के अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, जबकि फेसबुक और इंस्टाग्राम भी उन पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा चुका है। हालांकि ट्रंप सोशल मीडिया कंपनियों के इस कदम को बोलने की आजादी पर हमला बताते हुए गलत ठहरा चुके हैं। अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानने वाले उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार बनाने के अपने मिशन को और तेजी से बढ़ाने का ऐलान किया है। वहां के शासक किम जोंग उन ने अपनी पार्टी की एक अहम बैठक में इसकी घोषणा की, जहां उन्होंने खुले शब्दों में यह साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाना नहीं छोड़ेगा। यही नहीं, किम ने देश की सेना को और मजबूत बनाने का भी ऐलान किया। 8번째로 열린 본 대회는 혁명과 건설의 새로운 고적이 इतना ही नहीं, किम ने खुले तौर पर अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन भी बता डाला। इससे पहले किम भारी बर्फबारी के बीच अपने पिता और दादा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। वो पैदल ही उस इमारत तक पहुंचे जहां उनके पिता और दादा के पार्थिव शरीरों को तकनीक की मदद से सुरक्षित करके रखा गया। इस दौरान सेना के कई बड़े अधिकारी और नेता भी उनके साथ नजर आए। उनके इस दौरे के लिए वहां जोरदार तैयारियां की गई थी। जैसे ही किम हॉल के अंदर पहुंचे, वहां मौजूद जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता और दादा को सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। सौ बात की एक बात यह कि किम जोंग उन या किसी भी तानाशाह की सत्ता के लिए जरूरी है कि देश के लोगों को एक बड़े दुश्मन का डर लगातार दिखाया जाता रहे। किसी दुश्मन का गुलाम होने का हवा पैदा हो तो लोग भूख प्यास बदहाली सब कुछ भूल जाते हैं। उत्तर कोरिया में तो 7 दशक का ये आजमाया हुआ नुस्खा है। वहां किम जोंग उन के दादा, उनके पिता ने अमेरिका से हमले का डर दिखाकर ही अपनी तानाशाही चलाई। अब किम जोंग उन भी वही कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जब उन्होंने उत्तर कोरिया के लोगों से आर्थिक बदहाली के लिए माफी मांगी थी, तभी तय हो गया था कि वो इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएंगे और अमेरिका से युद्ध का माहौल बनाना शुरू कर देंगे।
अब उत्तर कोरिया की 3 पीढ़ियों के पल्ले ये बात नहीं पड़ी कि परमाणु हथियार बनाने से अगर किसी देश की गरीबी मिटती है तो पाकिस्तान दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन चुका होता। अब बेचारे उत्तर कोरिया के लोग भी कैसे समझेंगे जब उन्हें दुनिया का हालचाल भी उतना ही पता है जितना किम जोंग उन उन्हें बता रहे हैं। चीनी ऐप के जरिए लोन देने के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मामले की ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए एक टीम बनाई है जो डिजिटल तरीके से लोन देने वाली कंपनियों और ऐप के बारे में पता लगाएगी, क्योंकि चीनी ऐप के जरिए लोन लेने वाले कई लोग खुदकुशी करने को मजबूर हो चुके हैं। यही नहीं, इस मामले में चीन के लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। हैदराबाद के राचाकोंडा में पुलिस ने एक और चीन के नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जिसके तार मुंबई से जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी कि किस तरह चीन की कंपनियों के लोन देने वाले ऐप की वजह से कई लोग परेशान हुए थे और उनकी गुंडागर्दी से तंग आकर जान देने पर मजबूर हो गए थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर हैदराबाद में भी पुलिस ने कार्रवाई की। उसने ऐप के जरिए भोले भाले लोगों को फंसाने वाले चीन के एक नागरिक और उसका साथ देने वाले एक और शख्स को धर दबोचा। चाइना का रहवासी है, वो 2019 में यहाँ पे आया है बिजनेस के तौर पे, और वही ये 4 कंपनी का बिजनेस वहाँ पे चला रहा है। तो अभी तक हमने तकरीबन 30 करोड़ तक का बैंक अकाउंट हमने कैश फ्रीज किया हुआ है। कृषि सुधार कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद ही फंस गई। कृषि सुधार कानूनों के मामले में बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर सवाल उठाकर कांग्रेस खुद ही फंस गई। कमेटी के 2 सदस्यों के कांग्रेस समर्थक होने की बात सामने आने पर उसके नेताओं के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। देखिए, कांग्रेस भाजपा का कोई नहीं है इसके अंदर। हालांकि सरकार को भरोसा है कि इस मामले में कमेटी कोई भेदभाव नहीं करेगी। कोर्ट ने कमेटी बनाई है और वो कमेटी निष्पक्ष जांच करेगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के विमान का एक हिस्सा वहां जमी बर्फ से टकरा गया। ये हादसा विमान के उड़ान भरने के दौरान हुआ, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के समय विमान में 235 यात्री सवार थे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कई कड़कनाथ मुर्गे मरे पाए गए। इस मामले के आने के बाद अभी एक मुर्गे में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो गई। दावा है कि इसी जगह से महेंद्र सिंह धोनी ने 2000 चूजों का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो अभी तक सप्लाई नहीं हो पाए थे। सब लोग इतने खुश थे कि हम लोग हमारे गांव से धोनी जी को माल देने जा रहे हैं, लेकिन समस्या ये फंस के बीच में। आरोप है कि बिहार के मधुबनी में एक दिव्यांग लड़की का रेप किया गया। इस मामले में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है। झारखंड के कोडरमा में कोयला लूट रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। एक दिन पहले पुलिस ने एक इलाके में छापेमारी कर अवैध कोयले के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब्त किए गए कोयले की सुरक्षा में किसी जवान को नहीं लगाया गया, जिस वजह से अगले ही दिन उसकी लूट शुरू हो गई। इसकी खबर मिलने के बाद वहां पहुंची पुलिस ने लूटपाट कर रहे लोगों पर दौड़ा दौड़ा कर लाठियां भांजी। इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया। पुलिस की मार से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। लूटपाट में शामिल कई महिलाएं भी तेजी से दौड़ पड़ी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले कई लोग वहां से कोयला चुराकर निकल चुके थे। सौभाग्य की एक बात यह कि झारखंड में कोयले की जितनी खदानें हैं उनसे कई गुना कोयला चोरी करने वाले संगठित गिरोह। दशकों से वहां कोयला माफिया का राज चल रहा है, जिनके सामने पुलिस घुटने टेक चुकी। धनबाद और आसपास के इलाकों में मालगाड़ियों को रोककर कोयला लूटने की घटनाएं होती रही। पुलिस ने पैदा होते ही कोयला माफिया को सख्ती से रोकने की कोशिश नहीं की और अब पुलिस की सख्ती कोई असर नहीं दिखा पा रही है, क्योंकि हमारे आप जैसे लोगों ने मान लिया है कि देश का यह संसाधन तो लूटने के लिए बना, उसे कोयला माफिया लूटे या हम, क्या फर्क पड़ता है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए भड़काने की साजिश रची है, जिसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 3 महीनों में 1000 ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई जिनके जरिए भड़काऊ वीडियो और युवाओं को भड़काने वाली बातें की गई ताकि घाटी का माहौल बिगाड़ा जा सके। खबर है कि इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की IT सेल ने तैयार किया है, जिनकी लिस्ट बना ली गई है और अब इन पर लगाम लगाने की तैयारी। भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने स्पेन को जमा कर रख दिया। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड से 7 लोगों की जान भी चली गई। वहां पिछले 2 दशक में पहली बार पारा -25 डिग्री तक पहुंच गया, जिसके बाद सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। स्पेन के साइबेरिया कहे जाने वाले मैड्रिड के बेलो कस्बे में
तापमान -25 डिग्री तक गिर गया, जिसके बाद लोगों की जिंदगी भी ठहर गई। मैड्रिड से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पूरा शहर बर्फ के आगोश में सिमटा दिखा। सड़कें और गलियां बर्फ से पट गईं और हरे भरे पेड़ों पर सफेदी छा गई। रास्तों पर चल रही गाड़ियां भी जगह जगह दम तोड़ती नजर आईं। घरों से घूमने फिरने या जरूरी काम से निकले लोगों ने बर्फ में फंसने के बाद अपनी खींच भी जाहिर की। I get stuck in Madrid, so I think, okay, I'll go back home. हालांकि उनकी मुश्किलें कम करने के लिए रास्तों से बर्फ हटाने का काम भी साथ साथ चलता दिखा। यहाँ वहाँ जमा बर्फ के ढेर को हटाने के लिए कहीं मशीनों की मदद ली गई तो कहीं कई गाड़ियाँ इस काम में जुटी नजर आईं। बताया गया कि 5 दशकों के बाद वहाँ लगातार 30 घंटे तक बर्फ गिरी है। सौभाग्य की एक बात यह कि स्पेन में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के साथ ही कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल रही हैं। वहाँ बर्फ के तूफान झेलने की आदत लोगों को नहीं थी और प्रशासन की तैयारी भी आधी अधूरी थी, इसलिए बर्फ हटाने में देर हुई और अब आसमानी आफत लोगों की जान पर भारी पड़ रही। बर्फ अब चट्टान की तरह सख्त हो गई, जिसे हटाने में पसीने छूट रहे हैं। ऊपर से तेज हवाएं बर्फ की चट्टानों से टकराने के बाद शीतलहर का कहर ढा रही। वैसे भी बर्फबारी थमने के बाद तापमान तेजी से गिरता ही है। जिन इलाकों में हर साल बर्फ गिरती है वहां के लोगों को इसकी आदत है। स्पेन में जिन लोगों की उम्र 50 साल से कम है उनका पाला मौसम के इस तेवर से पहली बार पड़ा है, इसलिए उनकी बदहवासी बढ़ती जा रही। साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। साइना नेहवाल ने थाईलैंड ओपन के पहले दौर में 21-15 और 21-15 से जीत हासिल की। इसी के साथ वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नासिक में 2 जगह सरपंच पद के लिए हुए चुनावों को रद्द कर दिया। इन दोनों इलाकों में कुछ लोगों पर दिसंबर में सरपंच पद के लिए नीलामी आयोजित करने का आरोप लगा था, जिसकी जांच के बाद राज्य चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जमा कुछ किसानों ने लोहड़ी पर कृषि सुधार कानूनों की कॉपियां जलाईं और इन कानूनों पर अपनी नाराजगी जताई। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर की हत्या पर सियासी घमासान छिड़ गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, अपराधी का सुनामी आ गया है अपराध का। कांग्रेस ने भी आरजेडी के सुर में सुर मिलाते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बड़ा तमाचा है और चुनौती है बिहार सरकार के लिए। विपक्ष का हमला बढ़ा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। कोई हमको नैतिकता का या हमको कोई उपदेश न दे जिन्होंने अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी से हटा दिया गया। वायरल वीडियो में तौकीर रजा नाम का ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता नजर आया। राहुल गांधी और बता। वीडियो सामने आने के बाद खुद को घिरता देख कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कपिल मिश्रा का वीडियो भी वायरल करना चाहिए, जिसमें उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए तमाम तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में टीडीपी ने प्रदर्शन किया। इन कानूनों को रद्द करने की मांग पर करीब 1.5 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान धरने पर बैठे, जिनके समर्थन में टीडीपी ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए, जिन्होंने न सिर्फ कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया बल्कि अपने समर्थकों के साथ कानूनों की कॉपी को आग के हवाले कर दिया। इस प्रदर्शन में लोगों की भारी भीड़ जुटी, जिनमें ज्यादातर लोगों ने कोरोना से बचने के लिए मास्क तो लगाए रखा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। इसी तरह राज्य के विजयवाड़ा में लेफ्ट पार्टियों ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया और टीडीपी की ही तरह कृषि सुधार कानूनों की कॉपी में आग लगा दी। सौभाग्य की एक बात यह कि राजनीतिक दलों की भाषा सत्ता में रहते समय कुछ और होती है और विपक्ष में रहते समय कुछ और। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी वही कर रहे हैं। 2 साल पहले जब वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आंध्र प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी होने का दावा किया था। इस बारे में वो एक श्वेत पत्र भी लाए थे। आंध्र प्रदेश में किसानों की आमदनी सिर्फ धान, गेहूं और गन्ने की एमएसपी से नहीं बढ़ी थी, ये भी टीडीपी ने माना था। वहां के किसान बड़े पैमाने पर प्याज, टमाटर, मौसमी, पपीता, केला और आम की खेती करते हैं। इन फसलों की कोई एमएसपी नहीं होती, उनके दाम किसान खुद तय करते हैं और ठेके पर खेती भी वहां खूब होती। इसके लिए आंध्र प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती करने का कानून भी 5 दशक से लागू है। अब कृषि सुधार कानूनों के जरिए देश भर के किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने, कॉन्ट्रैक्ट खेती का विकल्प चुनने के विकल्प दिए जा रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू इसका विरोध कर रहे हैं।
लव जिहाद कानून पर मचे घमासान के बीच शादियों के रजिस्ट्रेशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। न्यूज़ 18 के सर्वेश दुबे की रिपोर्ट है कि अदालत ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादियों से पहले नोटिस जारी होने और उस पर आपत्तियों को गलत माना। साथ ही हाई कोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का हनन बताया, जबकि फैसले में यह भी कहा गया कि किसी के दखल के बिना पसंद का जीवन साथी चुनना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि अगर शादी कर रहे लोग नहीं चाहते तो उनकी जानकारी भी सार्वजनिक न की जाए। हालांकि शादी कराने वाले अधिकारी के सामने यह विकल्प होगा कि वो दोनों पक्षों की पहचान और तथ्यों की पुष्टि करें। कोर्ट ने यह आदेश एक मुस्लिम समुदाय की लड़की के धर्म बदलकर हिंदू लड़के से शादी करने के मामले में दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में वेतन के मुद्दे पर सरकारी शिक्षकों ने इमरान सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये लोग लंबे समय से सरकार से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब तमाम कोशिशों के बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो इन लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध जताने के लिए हजारों की संख्या में शिक्षकों ने मुजफ्फराबाद की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें एक तस्वीर में सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर शहर की एक सड़क पर चलते दिखे। दिखने में ऐसा लगा जैसे पूरा शहर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गया। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद रही, जिसने हालात बिगड़ने पर उन पर लाठीचार्ज कर दी। कई लोग तो भाग निकले, लेकिन जो पकड़े गए उन्हें पुलिस वाले मार पीट कर वहां से ले गए। कुछ लोग तो पुलिस के साथ हाथापाई करने लगे। इस बीच टीचरों ने सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की धमकी दी। हम उस वक्त तक पीछे नहीं हटेंगे, हमारा खून क्या बल्कि हमारी जान भी चली जाए जब तक हम अपने हकूक़ हासिल नहीं करेंगे। शिक्षकों के इस प्रदर्शन से पूरा शहर जैसे ठप पड़ गया। हालांकि बाद में पुलिस ने सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ दिया, लेकिन इस कार्रवाई में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। सौभाग्य की एक बात यह कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में टीचरों को वेतन मिल रहा है, यही बड़ी बात है। इमरान खान की सरकार ने पाकिस्तान को कंगाली की दहलीज पर पहुंचा दिया है। पिछले 2 साल से पाकिस्तान की सरकार कभी अपना खाली कटोरा लेकर चीन के पास जाती है, कभी IMF से कर्ज की गुहार लगाती है। पाकिस्तान को कोई कर्ज देने के लिए भी राजी नहीं है, क्योंकि कर्ज की रकम वहां के नेता, बड़े अफसर और पाकिस्तान की आर्मी हजम कर लेती है। पिछले साल IMF ने शर्त रख दी थी कि पाकिस्तान को कर्ज तभी दिया जाएगा जब ये अपने अफसरों को मोटी सैलरी में कटौती करे। इमरान सरकार ने यह शर्त नहीं मानी, क्योंकि उसे डर है कि बड़े अफसर नाराज हुए तो तख्ता पलट करवाए बिना नहीं मानेंगे। अब जिस सरकार को अपनी कुर्सी बचाने से ही फुर्सत ना हो, वो भला टीचरों की बात कहां सुनने वाली? टीचरों या ऐसे ही दूसरे कमजोर लोगों को चुप कराने के लिए ही तो पाकिस्तान में आर्मी और पुलिस के अफसरों को मनमानी करने की छूट दी गई। पाकिस्तान की सरकार का संदेश बहुत पहले से बिल्कुल साफ है कि जो मिल रहा है उसे अपनी किस्मत समझो और चुप रहो। आवाज उठाने पर पुलिस की लाठी, आर्मी की गोली या जेल मिलेगी। बिहार में अगले हफ्ते से 6ठी क्लास के बच्चे भी स्कूल जा सकेंगे। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि 20 जनवरी के बाद 6ठी से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। इसके बाद फरवरी महीने में 5वीं क्लास के बच्चों के लिए भी स्कूल खोलने की तैयारी है। हालांकि इसके लिए बच्चों के माता पिता की सहमति जरूरी होगी, जिसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। कोरोना की वजह से कई महीनों तक बंद रहने के बाद राज्य में 4 जनवरी से स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों के साथ आई कुछ महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए शर्मनाक तरीका अपनाया। इन लोगों ने बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कृषि सुधार कानूनों का मुद्दा ही उठाया। हद तो तब हो गई जब लोहड़ी मनाने पहुंची महिलाओं ने पीएम के विरोध में ऐसा गीत गाना शुरू कर दिया जिसके शब्द शर्मिंदा करने वाले थे। बात देश के प्रधानमंत्री की थी, लिहाजा कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ गलत शब्दों के इस्तेमाल की आलोचना की। प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी केंद्र खोलने पर सरकार को विचार करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी सेंटर फिर खोलने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सलाह दी कि कंटेनमेंट जोन के बाहर आंगनवाड़ी केंद्र खोले जा सकते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के पास कुछ लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप लगा। इन लोगों ने वहां बीजेपी नेता और नरेला से पूर्व विधायक नील दमन खत्री के दफ्तर में तोड़फोड़ की और वहां लगे बीजेपी नेताओं के पोस्टर को फाड़ दिया।
सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को 6 विकेट से हरा दिया। इस मैच में आंध्र प्रदेश ने 125 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे दिल्ली ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के कोरोना वैक्सीन पर किए गए ट्वीट पर सियासी जंग छिड़ गई, क्योंकि उसमें उन्होंने तीसरा ट्रायल पूरा होने से पहले कोवैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने पर सवाल उठाए। You cannot use or you cannot use the rollout as a phase 3 trial. Indians are not guinea pigs. मनीष तिवारी का ये बयान सुनते ही बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला किया। तिवारी साहब क्या करें, उनको तो देश की कोई भी बनी हुई चीज से घृणा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद अब रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। श्रीनगर में पिछले 8 साल का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जबकि कई दूसरे इलाकों का भी यही हाल रहा, जिसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर पुलवामा से सामने आई। वहां लोग बर्फ की मोटी परत तोड़कर उसके नीचे से पानी निकालने की कोशिश करते दिखे। खून जमा देने वाली इस ठंड में वहां नदी नाले ही नहीं, नल तक जम गए, जिसकी वजह से प्यास बुझाने के लिए लोगों को यह तरीका अपनाना पड़ा। राजधानी श्रीनगर में तो सर्दी ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रात में यहां तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ठंड इतनी जबरदस्त थी कि मशहूर डल झील भी पूरी तरह जम गई। रात का टेम्परेचर -7.8 था, जो पिछले 8 साल में सबसे कम टेम्परेचर है। और ये आप देख सकते हैं कि डल लेक फ्रीज हुआ है। सबसे ज्यादा परेशानी तो झील में शिकारा चलाने वालों को ही, क्योंकि उनके शिकारे बर्फ की मोटी परत के बीच ही फंस गए। कुछ शिकारा वाले किसी तरह बर्फ तोड़कर किनारे की तरफ बढ़ते दिखे। भीषण ठंड की वजह से सड़कों के किनारे जमा बर्फ भी पत्थर की तरह सख्त हो गई। सौभाग्य की एक बात यह है कि सर्दियों में बर्फबारी से ज्यादा मुसीबत शीतलहर पैदा करती है। तापमान 0 से नीचे होते ही ओस की बूंदों से लेकर झील, तालाब और पाइप तक में पानी बर्फ में बदल जाता है। पहाड़ी इलाकों में यही असली संकट है, जिसका सामना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक के लोग कर रहे हैं। इस मौसम में पहाड़ी इलाकों में लोगों को बिजली के बिना गुजारा करने की आदत हो चुकी है, लेकिन पीने के लिए पानी भी ना मिले तो जिंदगी दुश्वार हो ही जाती है। संसद में अपने समर्थकों के हमले की वजह से चौतरफा घिरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कार्यवाही शुरू हो गई। हालांकि इससे पहले उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ट्रंप को हटाने की मांग ठुकरा दी थी। नैन्सी पेलोसी ने संसद में हुई हिंसा की सजा के तौर पर ट्रंप का पद छीनने की मांग की थी, लेकिन माइक पेंस ने इसे डेमोक्रेटिक पार्टी का राजनीतिक खेल करार दिया। इसलिए अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ट्रंप पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। हालांकि ये प्रस्ताव अगर पास हो भी गया तो भी ट्रंप अपना 1 हफ्ते का बचा हुआ कार्यकाल तो पूरा कर ही लेंगे, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। तमिलनाडु के मदुरई से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां तमिल सुपरस्टार विजय की फिल्म मास्टर देखने सिनेमाघर पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा दी। सिनेमाघरों में 50% दर्शकों को ही बैठने की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद वहां भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सामने आई कुछ तस्वीरों में एक तस्वीर में दिखा कि कैसे सिनेमा हॉल के बाहर कतारों में नौजवान एक दूसरे से बेहद चिपके खड़े रहे। फिल्म देखने के जोश में कई तो मुंह पर मास्क लगाना भी भूल गए। नौजवान ही नहीं, फिल्म की दीवानगी महिलाओं और बुजुर्गों पर भी बराबर दिखी। यही वजह रही कि सिनेमा हॉल के बाहर हर उम्र के लोग दिखाई दिए। उन सबके बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कोरोना से बचने के लिए बने नियमों का पालन करने पर जोर दिया। I think everybody should be very safe in theater, wearing mask. कुछ ऐसी ही तस्वीरें केरल से भी सामने आई, जहां दर्शकों का जोश सिर चढ़कर बोलता दिखा। उन्होंने एक्टर विजय की तस्वीर को माला पहनाई और जमकर नारे भी लगाए। हालांकि सिनेमाघरों के अंदर महामारी से बचाव के सभी एहतियात नजर आए और शो से पहले पूरे हॉल को केमिकल से सैनिटाइज भी किया गया।